अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, siyaasat.com पर आप सबका इस्तकबाल है। रुकन सेंट्रल वक्फ कौंसल व NCPUL हुकूमत हिंद मोहतरमा एस मुनव्वरी बेगम ने कौमी सतह पर वक्फ जायदादों की सयानत के मुतालिक मरकज़ी हुकूमत को संजीदा करार देते हुए कहा कि जारिया माह 30 मार्च को दिल्ली में वक्फ जायदादों की सयानत के मुतालिक एक कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है, जिसका मकसद मुल्क भर की वक्फ जायदादों की सयानत और बाजियाबी के लिए मरकज़ की जानिब से ठोस इक़दामात उठाना है। मोहतरमा मुनव्वरी बेगम जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरे में मुनक़्क़िदा एक इजलास से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल में तेलंगाना और आंध्रा से नुमाइंदगी की कमी है और बहुत जल्द इस कमी को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में वक्फ जायदादों की हिफाजत के मुतालिक ठोस फैसले भी लिए जाएंगे। मुनव्वरी बेगम ने कहा कि वो रियासत तेलंगाना की वक्फ जायदादों के मुतालिक हासिल नुमाइंदगियों के मुताबिक दिल्ली के मुजव्विज़ा वक्फ इजलास में तबसरा करेंगी और यहाँ की वक्फ जायदादों के हिफाजत के ज़िम्मन में मरकज़ की जानिब से रियासत को हिदायत जारी करने के लिए भी नुमाइंदगी करेंगी। मैं यहाँ पे ये वक्फ की जो जायदाद है आंध्रा और तेलंगाना में, कल मेरी बैठक हुई थी हज हाउस में हमारे वक्फ बोर्ड के CEO के साथ, क्योंकि आंध्रा और तेलंगाना के अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन बने नहीं, फ़िलहाल अलग अलग बनी है रियासतें। तो उनसे मेरी कल बात हुई और उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे दी हैं, कुछ डाटा मुझे उन्होंने दिया है कि कहाँ से कहाँ तक हम अपने वक्फ की जो जायदाद है वो दूसरों के कब्ज़े में जाते हुए हमने छोड़ दिया। सच्चार कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हमने संजीदगी से इस विषय पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, चर्चा की थी हमें कि हम वक्फ की जायदाद को बचा के रहेंगे। अभी भाई साहब ने जैसा कहा कि मौजूदा गवर्नमेंट को आने के 22 महीनों के बाद भी वक्फ के बारे में कोई फ़ैसला हो नहीं पाया। मैं आपको इस चीज़ से ये बता दूं कि जब वक्फ बोर्ड बना था कांग्रेस की गवर्नमेंट में, तो उसका टाइम लास्ट मंथ तक था। तो हम किसी बोर्ड को मुश्तइल करके, डिमोलिश करके बोर्ड नहीं बना सकते, ये कानून है। तो जब तक कि नजमा अब्दुल्ला जी ने चार्ज लिया था और वक्फ बोर्ड के मेंबरों से, पुराने मेंबरों से दरख्वास्त की जाती या उनको बुलाया जाता, तो उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। आखिर में एक स्टेज ऐसा आया कि हमको उस बोर्ड को डिमोलिश करना पड़ा और हमारा बोर्ड जो बना है, अभी जनवरी की 21 तारीख को हमारा बोर्ड बना है। मगर उतने में एक केस हो गया कि जो बोर्ड बना ये नहीं चलेगा। पुराने वक्फ कौंसिल के किसी मेंबर ने केस दायर कर दिया था, तो 22 तारीख को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इसका फ़ैसला था। इसके लिए हम लोगों ने 21 तारीख की जो मीटिंग रखी थी उसको भी इंट्रोडक्शन मीटिंग दे दिया था, क्योंकि कोर्ट में मामला था और कोर्ट का मामला होने के बाद ही हमको करना था। अब कोर्ट से हमको फ़ैसला मिल गया कि हम वक्फ कौंसिल बना सकते हैं, बोर्ड बना सकते हैं। तो आपको सुन के खुशी होगी कि 18 मार्च को हमारी एक और बैठक हुई थी दिल्ली में नजमा अब्दुल्ला जी के साथ। तो उसमें इन चीज़ों को हमने उनसे सामने रखा कि मैं थोड़ा बेबाक बोलती हूँ। मैंने कहा, मैडम आपने हमको सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबर तो बना दिया, हमारे हाथ में आपने बंदूक दे दी, मगर हाथ बंधे हुए हैं। वक्फ बोर्ड के जो स्टेट के चेयरमैन है या CEO हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट तो नहीं कर सकते। अब कितनी बार हनीफ भाई जा चुके हैं तो काम नहीं होता। हमने उनसे ये कहा कि कोई ऐसा अमेंडमेंट लाइए कि जिससे हम वक्फ की प्रॉपर्टी को बचा सकें, क्योंकि बीजेपी का मुद्दा शुरू से है। जब अटल जी की सरकार आई थी उसी वक्त हमने कहा था कि हम वक्फ की जायदाद को ज़रूर बचाएंगे। सच्चार कमेटी की रिपोर्ट से पता चला था कि सारे मुसलमान गरीब हैं और गरीब बनाने वाला कौन था ये आप लोगों को मालूम है। तो हमने उसी वक्त ये फैसला किया कि हम मुसलमान को भीख नहीं देंगे बल्कि उसका हक देंगे। तो हम इस विषय में बहुत संजीदा हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी जो गैरों के कब्ज़े में है, जो उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके हाथ से वक्फ की प्रॉपर्टी निकाल के ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वक्फ को बने हुए, सिर्फ उस काउंसिल को बने हुए 2 महीने के अंदर एक मुनव्वरी बेगम आंध्रा पहुंच रही है फॉरवर्ड, क्योंकि हमारे दिमाग में इन चीज़ों को रखा गया है कि हम मुसलमानों की प्रॉपर्टी, वक्फ की जो प्रॉपर्टी वो नाजायज़ कब्ज़े में नहीं रहने देंगे। और इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने मैं ये वायदा करती हूँ कि हम इस चीज़ को बिल्कुल पार्लियामेंट में, जैसा भाई साहब ने कहा कि एक अमेंडमेंट पास करवाएं, हमको जुडिशली पावर चाहिए। क्योंकि अभी ऐसा होता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में कोई केस होता है, 12 साल 10 साल केस चलता है और फैसला वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो इसलिए
ہماری پارٹی کا تو یہ مدعا ہے، ہم ٹھوس ہیں اس چیز میں کہ مسلمانوں کی وقف پراپرٹی پہ کسی کا بھی غیر جائزانہ ہم لوگ کوئی حق نہیں رہنے دیں گے، اور مسلمان وقف کی پراپرٹی مسلمان کی اور مسلمان کو مل کے رہیں گے۔ میں قیام ہے اس کا مقصد کیا ہے، ایک سوال ہے۔ دوسری چیز، سینٹرل وقف کونسل کے جو ممبرس ہیں یا اس کی باڈی ہے، وہ اسٹیٹ کے وقت پہ کتنا امپلیمنٹ کرے گی اپنے احکامات۔ اب رہی بات، جب ہم وقف ایکٹ کو پڑھتے ہیں، وقف کے مختلف آرٹیکلس کو، اس کے ایکٹ کو جو پڑھتے ہیں، تو صرف گزشتہ 2013 میں امینڈمنٹس ہوئے تھے۔ آج تک اس امینڈمنٹ پہ نہ سینٹرل وقف کونسل عمل کرا، نہ ہی اسٹیٹ وقف بورڈ کا۔ اس پہ آپ لوگ آئندہ کیا سیریس ایکشن لینا چاہتے ہیں؟ بھائی، میں نے ابھی آپ کے سامنے یہی کہا تھا کہ گزشتہ 30-40 سالوں سے وقف کے اوپر، جب 95 سے وقف ایکٹ بنا ہے، 2013 کا جو امینڈمنٹ ہے اس میں تھوڑی سی پریشانی ہے، کیونکہ اس کے حساب سے نیشنل وقف کونسل کا جو ممبر ہوتا ہے اس کے پاس جوڈیشلی پاور نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کیس چلتے ہیں اور سی او جا کے اس کیس کے لیے وہ پروف نہیں دیتا کہ پراپرٹی وقف کی ہے، اور یہاں پہ ہمارے لیے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے ہماری آنریبل منسٹر سے کہا ہے کہ ہم کو جوڈیشلی پاور چاہیے، کیونکہ جب تک کہ ہمارے ہاتھ میں جوڈیشلی پاور نہیں ہوتا، ہم اپنے اسٹیٹ کا جو وقف بورڈ کا چیئرمین ہے وہ تو کسی پارٹی کا ہوگا، اور جہاں بی جے پی کی پارٹی کا چیئرمین ہوگا ہم کو آسانی ہوتی ہے، جہاں کانگریس کا ہو یا کوئی ریجنل پارٹی کا چیئرمین ہو تو اس سے ہم کو جھوجنا پڑتا ہے۔ یہ تمل ناڈو میں یہ حالت ہے ہماری، مگر سی او جو ہوتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو اس حساب سے ہم کو اس نظام کو تھوڑا سدھارنا ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس نظام کو سدھاریں گے، اور وقف پراپرٹیز کو باہر لانے کی ہماری جتنی کوشش ہوگی، کیونکہ ہر وقف کونسل کا ممبر 3 سال کا ہی ہے، اور 3 سال کے بعد کونسل بدلے گی۔ تو اس کے پہلے جو ممبرس تھے، جیسے حنیف بھائی نے بتایا کہ ایک ممبر نے ساری چیزیں ہضم کر لی، تو ہم اس کے اوپر بھی انکوائری بٹھوائیں گے، چاہے وہ آندھرا کا ہو، تمل ناڈو کا ہو، یا جھارکھنڈ کا ہو، مہاراشٹر کا، کہیں کا بھی، کیونکہ بہت سارے وقف بورڈ کے چیئرمین ایسے تھے جنہوں نے وقف کی زمین خود ہی ہضم کر لی۔ بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں، اور میڈم نے کہا کہ ہم ایک انکوائری کمیٹی بٹھائیں گے، اور انشاءاللہ اس انکوائری کمیٹی میں منوری بیگم رہیں گی۔